एशिया कप 2023 में स्क्वाड आने का सिलसिला जो है वो अब लगातार जारी है। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की, जिसकी स्क्वाड एनालिसिस हमने आपके सामने प्रेजेंट की। वहीं पर अब बारी आ गई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने आज जो है स्क्वाड अनाउंस कर दी। सुबह सुबह कहीं ना कहीं स्क्वाड उनकी आ गई थी और फिर हम सोचा कि चलिए स्क्वाड के साथ साथ उनकी स्क्वाड एनालिसिस भी की जाए कि उनकी स्क्वाड किस तरह की लग रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्या कुछ उन्होंने लिए हैं ऑलराउंडर्स, बैटिंग, स्पिनर्स, पेसर्स, विकेट कीपर्स, क्या कुछ पूरी उनकी स्क्वाड की कहानी कहती है और कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एज ए स्क्वाड की बात करें तो बात करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कितने मेंबर्स की स्क्वाड है और स्क्वाड में नाम कौन कौन से हैं? जरूर देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल की तो 17 मेंबर्स की स्क्वाड है जिनको लिया गया है और 3 स्टैंड बाय पे भी रखे गए हैं प्लेयर, जिनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और प्लेयर्स की बात करें यहाँ पर तो शाकिब अल हसन, लिटन दास, तंजीद हसन साकिब, नजमुल शंतो, तौहीद रिदॉय, मुशफ़क़ुर रहीम, उसके बाद मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, हसन महमूद, मेहदी हसन, नसूम अहमद वापसी हुई है इनकी, शमीम हुसैन, अफीफ़ हुसैन और उसके बाद शरीफुल इस्लाम, इबादत हुसैन और मोहम्मद नईम शेख जो कि ओपनर है और ये भी टीम में आए। बिल्कुल वही स्टैंड बाय प्लेयर्स की बात करें जो रहने वाले हैं वो है तैजुल इस्लाम, सैफ हसन और तंजीम हसन साकिब। तो ये कहीं ना कहीं 3 स्टैंड बाय प्लेयर्स है, यानी जो 17 प्लेयर्स आप ऊपर देख रहे हैं इनमें ऐसे अगर किसी को कोई चोट वोट भी लगती है या फिर कोई इंजरी भी होती है तो फिर अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी जगह पर आप कोई प्लेयर है जो शायद नहीं जुड़ पाए, क्या उनको मौका मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही 3 स्टैंड बाय प्लेयर में से कोई ना कोई आएंगे। हाँ, अगर ये 3 ही आप चाहते थे तो डेफिनेटली ये जरूर आते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी स्क्वाड की बात हो गई जो हमने आपके सामने रखी। अब यहाँ बात करते हैं एंड इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस स्क्वाड को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। कितने बैट्समैन, कितने विकेट कीपर, कितने ऑलराउंडर्स और कितने बॉलर्स लिए हैं, पेसर्स, स्पिनर्स सब मिलाकर जरूर बताएं। नहीं जरूर देखिए, अगर बैट्समैन की बात करें तो 6 हैं और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अगर 6 बैट्समैन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तंजीद हसन है, मोहम्मद नईम, नजमुल हसन संतो यहाँ हो जाते हैं, तौहीद रिदॉय यहाँ हो जाते हैं, अफीफ़ हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से ये 6 बल्लेबाज यहाँ पर हैं। उसके बाद 2 विकेट कीपर हैं, लिटन दास और मुशफ़क़ुर रहीम यहाँ हो जाते हैं। वहीं ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन यहाँ 2 ऑलराउंडर्स हैं। उसके बाद पेसर्स पर खासा जोर दिया गया है, जो कि डेली क्रिकेट हमेशा से अपने जितने भी हमने बांग्लादेश के अब तक बनाए हैं वीडियोस रिलेटेड, उसमें हमने कहा ही है कि बांग्लादेश काफ़ी कंसर्न है अपने पेस बैटरी को लेकर। शरीफुल इस्लाम हुए, इबादत हुए, फिज हुए, माफ़ कीजिएगा मुस्तफ़िज़ुर रहमान हुए, तस्कीन अहमद हुए। तो इस तरीके के जो बॉलर्स हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ स्पिनर्स की बात करें तो मेहदी हसन और नसूम अहमद, ये हसन महमूद जो है वो 5वें पेसर हैं। बिल्कुल आपको बताते चलें जिन्होंने T20 में खासा अपना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है, पर अभी ODI में अभी और देखना है उन्हें। पर 2 स्पिनर मेहदी हसन और एक और है नसूम अहमद जिनकी वापसी हुई है टीम में। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सिनेरियो इनका बनता है। 6 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, 2 ऑलराउंडर और 5 पेस बॉलर, 2 स्पिनर, कुल मिलाकर होते हैं 17 की स्क्वाड। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हम देखें तो किन बॉलर्स को एज अ ऑलराउंडर कहीं ना कहीं ट्राई करने की कोशिश होगी या किन ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाएगा, ये देखने वाली बात उस इवेंट में जरूर पता चलेगी कि क्या किसी बॉलर को बैटिंग से भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक हैंडी ऑप्शन हो जाएगा बैटिंग यूज़ करने की या फिर नहीं। एंड बैटिंग की आपने बात की, बॉलिंग की बात की, बॉलिंग पे बात नहीं होगा, लेकिन पहले बैटिंग और विकेट कीपिंग ऑप्शन के साथ बात नहीं करेंगे। लिटन दास और मुशफ़क़ुर रहीम वो ऑब्वियस चॉइस है और काफी बड़े रहीम तो काफी सीनियर, लिटन दास भी काफी अच्छे टेस्ट में अभी नजर आते हैं। सिर्फ बैट्समैन की बात करूंगा, बैटिंग में आपको क्या लगा जो नाम लिए गए हैं, क्या आप सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं? नहीं देखिए, जरूर देखिए, ये बात जो यहाँ हम कह रहे हैं शायद किसी पेज ने इतना गौर नहीं किया होगा, क्योंकि बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के इतने शायद ज़्यादा गौर ना किया हो, पता नहीं। लेकिन इसमें से जो बैट्समैन है आप देखेंगे तो मोस्टली सारे के सारे ओपनर्स भरे पड़े हैं। ये बड़ा अपने आप को थोड़ी हैरानी की बात है कि इतने सारे को एक ही जगह में अगर आप मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे, शायद फर्स्ट क्लास में करते होंगे, लिस्ट ए में शायद ये लोग अपना खेलते होंगे मिडिल ऑर्डर में आकर, लेकिन इंटरनेशनल की बात अलग हो जाती है। यहाँ मोहम्मद नईम, नजमुल हसन संतो, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिटन दास, वो भी ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तंजीद हसन वो भी ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो अपने आप में ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि भाई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और कहाँ हैं। आप ओपनर्स को ही अगर इतना ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे, फिर अब नीचे आके लोअर ऑर्डर में भी घुसाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये बड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा। शाकिब और रहीम यहाँ चलिए हो जाते हैं आपके दो बड़े एकदम पक्के मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन। अगर नहीं चले तो फिर क्या इतने सारे ओपनर्स, 6 अगर मैं मान के चलूँ शायद 4 ओपनर्स इस टीम में भरे हैं, 4 या 5। जी हाँ, अब सारे तो ओपनिंग करने आएंगे नहीं, लेकिन हमें वही देखना होगा कि कोच और कप्तान किस तरीके से इनका यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जगह तो 2 ही है मिडिल ऑर्डर
में जो चलने लायक वाले प्लेयर हैं, जैसे कि आप बात करें आपके साकिब और रहीम एज अ मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन। लिटन दास को ट्राई तो किया जाता है, वन डाउन ट्राई किया जाता है, फिर ओपनिंग भेज दिया जाता है, जो 1 साल से चल रहा है बांग्लादेश का। कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा अभी वो लग ही नहीं रहा है, ट्राई करे ही जा रहे हैं। महमूदुल्लाह बाहर बैठे हैं, वापसी उनकी भी नहीं हुई है, फिर कुछ प्लेयर को लाते हैं, फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि इतने सारे ओपनर्स को रखकर टीम मिडिल ऑर्डर कैसा तैयार करती है, ये अपने आप में सवाल है। और ओपनिंग कौन करेगा, इसमें भी थोड़ा देखना होगा एशिया का। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं इनको एक डेफिनेटली एक चैलेंजिंग रोल मिलने वाला है कि किस तरह से वो खुद को ढाले, जिस तरह से वो ओपनिंग करते हैं तो खुद को किस तरह से ढाले कि वो मिडिल ऑर्डर में साकिब और रहीम के लिए सरदर्द ना बढ़ाए, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि उन दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आ गया तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। क्योंकि अगर ऊपर के प्लेयर जल्दी आउट होगा, फिर से वही कहानी जो हम सालों से देखते आ रहे हैं कि साकिब रहीम आकर बार बार इनको संभाल रहे, तो कहीं ना कहीं टीम शायद उस स्कोर तक ना पहुंच पाए जिस स्कोर तक वो पहुंचना चाहते हैं, और एट द एंड रिजल्ट उनके फेवर में शायद ना जाए। तो इन बैट्समैन को एक चैलेंजिंग रोल मिला है, देखना होगा ये कर पाते हैं या फिर नहीं। यानी बैटिंग यूनिट में वेट एंड वॉच की पॉलिसी कहेगा कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। एंड विकेट कीपिंग की हमने बात कर ली, ऑलराउंडर्स के हिसाब से साकिब अल हसन की हमने बात कर ली है। बात करनी क्या साकिब अल हसन के बारे में, उनका नाम हमने ले लिया, बस काफी है। वो किसी फॉर्मेट में खेले, किसी भी ग्राउंड में खेले, कहीं पर भी खेले, उन पे तो 100% बिलीव भी रहता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। एज अ कैप्टन भी आप हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर जरूर रहेगा। खैर, एंड दूसरे ऑलराउंडर जो है उनका रोल किस तरह से देख रहे हैं? मेहदी हसन मिराज, जी हाँ, अभी इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने पिछले साल जो कमाल कर दिया, जी हाँ, 1 विकेट से सिंगल हैंडेडली शतक मार के जिताया। तो उस तरह की इनिंग्स की जरूरत है, 30-40 रन 50 रन, क्योंकि वो बहुत नीचे। आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप मेहदी हसन मिराज से एज अ बॉल ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एज अ बैट एशिया कप में? बैटिंग से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बॉलर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब बांग्लादेश उन्हें अगर यूज़ करना चाहेगा बॉलिंग से ज़्यादा तो सॉरी, फिर ये शायद बांग्लादेश उम्मीद ही नहीं कर रहा उनसे कि बल्लेबाजी में ये कुछ कर पाएंगे। अगर वो किसी एक पे स्टिक रही है, जी हाँ, तो आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे मेहदी हसन मिराज से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है मेहदी हसन मिराज की आपको एक बड़ा मैच जिता कर दे दें। 300 का टारगेट है और बांग्लादेश अगर 100-150 पे 5 हो गए तो बड़ा मुश्किल है मेहदी हसन मिराज के लिए, जो शाकिब कर सकते हैं। मैं इस लेवल की बात, और कंसिस्टेंट बेसिस। जी हाँ, वो एक बार हुआ था, जी हाँ, वो एक ही इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत बेहतरीन किया था, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर जी हाँ काबिलियत है उनमें, ऐसा नहीं है, डेली ये नहीं कहेगा कि उनमें काबिलियत नहीं है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, पर हमें देखना होगा। लेकिन इतना ज्यादा भार डालना कि 10-10 ओवर भी कराएं आप, उसकी हैबिट भी डलवाएं आप, फिर आपसे रन्स भी चाहिए, फिर आपसे रन्स भी चाहिए कि 50 मारो, 80 मारो, 90 मारो, ये नहीं हो सकता। ये तो डेली आदमी कहेगा, उसमें उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गिर जाएगा, फिर आप कहेंगे कि बेकार हो गए, चले नहीं। ये यूटिलाइज प्लेयर्स को किस तरह से करते हैं साकिब और कैप्टन, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और देखना वो किस तरह से एशिया कप में होता है। उसके बाद एंड अब आ जाते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, पेस बॉलर्स के लिस्ट को देखकर आप क्या कहेंगे? और साथ साथ में इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल जिसका मैं आपसे क्विक आंसर चाहूंगा कि कौन से पेसर को आप चाहेंगे कि बेहतर करे लेकिन कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फिज, ऑब्वियसली फिज को और बेहतर, मैं पूरा ही नाम ले लेता हूँ, मुस्तफिजुर रहमान, उनको ज़्यादा बेहतर करने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ओडीआई में पिछले कुछ टाइम से इतना बेहतर करते हुए नजर। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के लिए मोस्ट पेसर्स ने अगर किसी ने विकेट निकाले हैं तो उसमें फिज नीचे है, उसमें फिज है नहीं, इबादत आ जाते हैं, फिर तस्कीन तो खैर वो तो अलग ही है, स्टैंड आउट पेसर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से वो ऊपर उठे हैं एकदम तेजी के साथ 2018-19 के बाद जिस तरीके से उनका फ्लाई हुआ है वो बहुत कमाल का है। और उसके बाद अगर फिज को अगर आप थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो इबादत उसकी जगह पर आ जाएंगे जी, वो एक बहुत बेहतरीन एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि फिज बहुत ज़्यादा डिपेंड रह जाते हैं अपनी अनऑर्थोडॉक्स ट्रिक्स पर सॉरी ओडीआई क्रिकेट है ये, T20 क्रिकेट नहीं है कि जहां आप इतनी जल्दी अपने रिस्ट को घुमाने लग जाएं। थोड़ा सा 50 ओवर के लिए, 10 ओवर के लिए फिज को थोड़ा सा और बेटर होने की ज़रूरत है, जो हमें दिखा नहीं है। T20 में तो चलिए आपने स्लोअर डाल दिया, कटर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, चल जाता है, क्योंकि T20 में बैट्समैन के पास ऑप्शन नहीं होता, ओवर्स खत्म हो रहे होते हैं, शॉट ट्राई करेंगे ही, तो इस तरह के कटर्स और इन सब में फंस जाते हैं। लेकिन 50 ओवर में जहाँ पर उनको पता है यार टाइम है, इतनी जल्दी क्या है, वहाँ पर दिक्कत हो रही है फिज को। बिल्कुल सही कहा आपने, तो थोड़ा सा बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एशिया कप, आज तक बांग्लादेश जीता नहीं है, तो उसके लिए इन जैसे प्लेयरों को कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है, फिज को अपनी तरफ से, तस्कीन को। लेकिन
जहाँ तक हमें लगता है तस्कीन और इबादत को ही, अगर इबादत को मौका मिलता है टीम में, वो जैसे कि मिलेगा ही, तो फिर वो ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आएंगे मुस्तफिजुर के मुकाबले। बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि फिर मुस्तफिजुर रहमान जो है वो किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं। लास्ट सेक्शन स्पिनर्स की मैं बात करूँ यार, 2 स्पिनर्स यहाँ पर आपने कहे हैं कि इस टीम में है, उन स्पिनर्स से आप किस तरह से चाहेंगे साकिब उन्हें यूटिलाइज करें? देखिए स्पिनर्स तो आप बांग्लादेश के फोर फ्रंट रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से पेसर चल रहे हैं अभी फिलहाल देखें तो, लेकिन स्पिनर्स तो कहना होगा कि नसीम अहमद है, शायद उन्हें मौका पहले मैच में शायद ना मिले, जहाँ तक हमें लगता है। जी हाँ, क्योंकि स्टार स्टड प्लेइंग 11 तो अभी से पता चल रही है कौन सी जरूर। और फिर मेहदी हसन है जिन्होंने अभी इमर्जिंग एशिया कप खेला था, इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में मौका मिला है, तो अगर उनको मौका मिलता है तो उन्हें छाप छोड़ने की जरूरत है। लेकिन जो मेन है मेहदी हसन मिराज, क्योंकि उन्हें बैटिंग से तो लगता नहीं है कि शायद उन्हें इतना डिपेंड किया जाएगा उन पर, 10 ओवर शायद उनसे डलवाए जाएंगे, पक्का है यहाँ पर। साकिब आ जाते हैं यहाँ पर, फिर यही बॉलिंग रहेगी, ये ओवरऑल बॉलिंग रहने वाली है जो कि हमें नजर आएगी बांग्लादेश की स्पिन क्वालिटी में। नसीम अहमद मैच पहला शायद खेलते हुए नजर ना आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा किस तरह से बांग्लादेश के जो कैप्टन और कोच है वो यूटिलाइज करते हैं इन सारे प्लेयर्स को। तो ओवरऑल ये स्क्वाड एनालिसिस हमने आपको प्रेजेंट की और ये पूरी स्क्वाड थी बांग्लादेश के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो कप्तानी करते हुए हमें नजर आने वाले हैं एशिया में। बिल्कुल यार, काफी वक्त तक उन्होंने कप्तानी की भी है, ओडीआई की बांग्लादेश के लिए बात करें, काफी सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद डेफिनेटली एक्स्ट्रा प्रेशर उनके साथ जरूर जा रहा है, ये आप बिल्कुल नहीं। और साथ में एक वर्ल्ड कप भी है। अब ये है कि एशिया कप में जब आप उतर रहे हैं तो ऐसा वो देखने में लगता है कि नहीं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, लेकिन होता है कि आने वाले वक्त में एक वर्ल्ड कप भी है, अब एशिया कप भी चल रहा है, और एशिया कप का प्रेशर मेरे ख्याल से रिसेंटली में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी एक बहुत ही कम समय में उन्हें वापस से जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले उन्हें बैटिंग से संभालना होगा, बैटिंग का प्रेशर उन पर रहता ही रहता है, क्योंकि हम जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर बैट्समैन ने साथ नहीं दिया तो उन पर बैटिंग से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। फिर बॉलिंग में वो बॉलिंग कराते हुए हमें नजर आते हैं, ब्रेक थ्रूज दिलाते हुए नजर आते हैं। इसके इन सब के बीच में उन्हें कप्तानी भी करनी है, उन्हें फील्डिंग प्लेसमेंट चेंजेस वगैरह, बैटिंग ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा रहेगा। उस प्रेशर में वो कई बार निखर कर आए। साकिब हसन प्लेयर्स में से हैं जो प्रेशर में दब के नहीं रह गए, ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो प्रेशर आते दब जाते हैं, लेकिन साकिब उनमें से नहीं रहे। हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, और सिर्फ आजकल क्रिकेट में नहीं, साकिब जब से खेल रहे हैं पहले के वक्त में भी हमने देखा है कि उनको जितना प्रेशर आता है वो और निखर कर कहीं ना कहीं आता है। तो उम्मीद है कि एज अ कैप्टन भी वो हमें इंप्रेस करते हुए नजर आएंगे। डेली क्रिकेट की नजर साकिब एज अ प्लेयर पे नहीं रहेगी, वो कई बार साबित कर चुके हैं। तो अगर एशिया कप में वो नहीं भी चले, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं, नहीं भी चले, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि साकिब बेकार प्लेयर हो गए, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने अगर इंप्रेस किया, डेफिनेटली डेली क्रिकेट की नजर उस पर जरूर रहेगी। फिलहाल इस स्क्वाड एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। एशिया कप 2023 की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर एक बार जरूर चेक करिए। बाय।